आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पीछे के लेक्चर में हम क्या खत्म समाप्त किए थे, एंशियंट हिस्ट्री हम लोग समाप्त कर चुके हैं, ठीक। और लास्ट का जो क्या लेक्चर हम लोगों ने लिया था, दक्षिण भारत का इतिहास, ठीक। और उसके पहले हम लोगों के गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ता पीरियड और दक्षिण भारत का इतिहास, ठीक। तो इन दोनों पे बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आप ये अनुमान लगाएंगे क्या मेरे लेक्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या वो लेक्चर आपको बेनिफिट मिल रहा है, क्या इस क्वेश्चन लगाने में आपको आसानी हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक। इससे आपको पता चलेगा। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बाकी मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, थोड़ा ही कराऊंगा, लेकिन उससे आपको एक अनुमान लगेगा कि हाँ, ये लेक्चर जो है ठीक है, इस लेक्चर पढ़ाने से मेरे समझ में आ रहा है। बाकी आपके पास क्वेश्चन सीरीज है, अपना क्वेश्चन हल करिए, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन यदि संशय है उसमें, कुछ कुछ भी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। लेक्चर 93 से लेकर लेक्चर 97 तक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड एंड साउथ इंडिया, ये दोनों पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे ब्यौरे है, जिन शिलालेखों में है वे कहाँ है? पहला तंजाउर, दूसरा उरयूर, तीसरा कांचीपुरम, चौथा उत्तर मेरूर, ठीक। तो ये पूछ रहा है कि जो चोल काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। मैं आपको दक्षिण भारत का जब इतिहास बताया, नहीं कि पीछे के लेक्चर में ही, अभी जस्ट पीछे के लेक्चर में बताया कि चोल काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यदि कोई है तो स्थानीय स्वायत्ता, यानी कि जो ग्राम थे, एक तरह से जो ग्राम पंचायतें थी, वो पूरी तरह से स्वतंत्र थी, पूरी तरह से उन पर केंद्र या राजा का कोई नियंत्रण नहीं था, ठीक। कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे, बल्कि वो सहायता ही कर देते थे, ठीक। तो जो चोल काल की जो ग्राम पंचायतों की जो स्वायत्तता है, वो ये चोल काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, यानी ग्राम प्रशासन। अच्छा, ग्राम प्रशासन को देखता कौन था? ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, जैसे ऊर सभा, महासभा, ये सब प्रतिनिधि जो है ग्राम के प्रशासन को चलाते थे, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि इन सब की जानकारी किस अभिलेख में लिखा है, कहां से मिलता है। तो मैंने आपको बताया था कि वो कौन सा अभिलेख था, उत्तर मेरू अभिलेख, जिसमें सारी चीजों की जानकारी मिलती है। तो इसमें उत्तर मेरू अभिलेख, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। और डिटेल जानना हो तो लास्ट का, इसके जस्ट पहले का लेक्चर आप देखिएगा, ठीक। उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यानी क्या पूछ रहा है कि जो चोल साम्राज्य था, जो चोल काल के शासक थे, वो पांड्य को भी पराजित किए, चेरों को भी पराजित किए। मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत के इतिहास में कि कैसे आपको दिमाग में रखना है। चोल काल का पहला शासक पांड्यों को हराता है, दूसरा शासक चेरों को हराता है। ऐसे करके मैंने आपको बता था, पहला दूसरा तीसरा, पहले ने क्या किया, दूसरे ने क्या किया, तीसरे ने क्या किया। ऐसे आपको बताया था पीछे के लेक्चर में। तो ये तो सही है कि चोल ने पांड्य और चेरों को हराया था, ठीक। तो ये तो ठीक है कि प्रारंभिक मध्यकालीन समय अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, ये पहला ऑप्शन सही है। फिर दूसरा, चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। ये भी मैंने बताया था कि चोलों का मन बढ़ गया था। कैसे? जब इन्होंने पांड्यों को हराया, फिर इधर मालदीव को जीता, अरब सागर पर नियंत्रण किया, तो चोलों का मन ज्यादा बढ़ गया था। तो वो क्या किया, श्रीलंका की विजय की, पूर्ण श्रीलंका की विजय की। जब पूर्ण श्रीलंका, फिर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ गए, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ गए तो वहां शैलेंद्र शासक थे, उनको हराया, उनके क्षेत्रों पे कब्जा किया। तो ये सत्य है, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, इसमें दोनों सही है, तो एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथनों पर विचार करें। चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महाबौद्ध परिषद में भाग लिया। तो क्या चीनी यात्री फायान जो कनिष्क की चतुर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल
जो कनिष्क ने आयोजित कराई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? बौद्ध धर्म का, जब मैं बुद्धिस्ट काउंसिल बता रहा था फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसमें इसका अध्यक्ष कौन था चतुर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का? अब जाके लेक्चर को देखिएगा। ठीक। तो ये चीनी यात्री फायान कनिष्क के द्वारा ये गलत है। ठीक है। फिर दूसरा, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला। ये तो सत्य है कि ह्वेनसांग हर्ष, ऐसे मैंने बताया था कि हर्ष ह्वेनसांग से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी बताया। तो प्रतिरोधी तो नहीं बताया था, बल्कि बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया था कि हर्ष जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी है। तो ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। तो कौन सा सही है पूछ रहा है, तो ना तो एक ना तो दो, दोनों में से कोई सही नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न कथनों पर विचार करें तथा बताएं कौन सा कथन गलत है। पहला, हर्षवर्धन का काल एक सशक्त केंद्रीकरण का काल था। इसमें गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है। ठीक। हर्षवर्धन का काल एक सशक्त केंद्रीकरण का काल था। अब एक चीज सुन लीजिए, हर्षवर्धन के बारे में मैंने बताया कि हर्षवर्धन का जो काल था सामंतों का काल था। यानी कि हर्षवर्धन ने कोशिश की कि अपने साम्राज्य को सेंट्रलाइज करने के लिए, केंद्रीकृत करने के लिए, थोड़ा बहुत सेंट्रलाइज भी किया, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया कि सारे क्षेत्रों को अपने अपने साम्राज्य में मिला लिया। ऐसा नहीं, सभी जो सामंत थे वो अपने सैनिकों के लेकर स्वतंत्र थे। हाँ, बस थोड़ा बहुत इनसे तालमेल रखते थे। ये नहीं कि हर्ष का पूरा हर्ष ने अपने साम्राज्य में सभी को मिला लिया, ऐसा नहीं था। हर्ष का समय जो था, हर्ष का काल जो था, वो सामंतों का काल था। तो सशक्त केंद्रीकरण नहीं था, थोड़ा बहुत केंद्रीकरण था, लेकिन सशक्त मतलब स्ट्रांग, एक स्ट्रांग केंद्रीकरण ये नहीं था। तो ये गलत हो गया, पहला गलत हो गया। गुप्तों के पतन में हूणों के आक्रमण में भूमिका निभाई। तो ये तो सही है कि हूणों भी उसी समय गुप्त का आपस में कलह, गुप्तों लोग आपस में भी कुछ कलह थी। ठीक। प्लस और चीजें, कई और चीजें भी थी उसी में। हूण आक्रमण भी कर दिए देखकर कि आपस में लोग कलह करें, लोगों को मौका मिल गया। तो हूणों के आक्रमणों ने भी गुप्तों के पतन में भूमिका निभाई थी। तो ये तो सही हो गया, ये गलत, ये सही। फाहियान हर्षवर्धन के काल में आया था, आया था फाहियान, गलत। ह्वेनसांग चंद्र विक्रमादित्य काल में आने वाला चीनी यात्री था, ये भी गलत। तो इसमें तो एक दो तीन गलत हो गया, केवल दो सही है। तो पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो एक, तीन और चार, यानी कि ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 5। शुंग वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक था। तो शुंगा डायनेस्टी की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने ही की थी। किसको मारकर? मौर्य सम्राट, मौर्य अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की, जो कि इसका ब्राह्मण सेनापति था। ये मैं आपको जब मौर्य काल बता रहा था उस समय की बात है। ठीक। तो शुंग वंश का संस्थापक तो पुष्यमित्र शुंग है, ये क्या है, सही है। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट भागभद्र, तो भागभद्र तो शुंग शासक था, शुंग पोस्ट मौर्य पीरियड में भागभद्र आता है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। यह ब्राह्मण जाति का था, शुंग वंश ब्राह्मण जाति के थे, सही, ठीक है। इसने अश्वमेध यज्ञ कराया, ये भी ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? एक, तीन, चार, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत महापाषाणिक संस्कृति से मानी जाती है, जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे के लेक्चर में बताया। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। संगम संस्कृति के बारे के बाद हमें दक्षिण भारत में महत्व, ये गलत है। संगम संस्कृति के लोग अपने कब्रों को, संगम संस्कृति के लोग नहीं बल्कि महापाषाणिक संस्कृति के लोग कब्रों से, ये भी गलत है। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन, अब देखिए यहाँ पुलकेशिन, हालांकि ये गलत है, लेकिन देखिए कैसे गलत है। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन में नर्मदा के तट पे क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, न कि हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को। और इस युद्ध की जानकारी कहाँ मिलती है? बाणभट्ट के हर्षचरित में नहीं मिलती है।
पुलकेशिन द्वितीय का एक दरबारी कवि था, उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इनके इनके बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध की जानकारी मिलती है, लेकिन ये मैं बताऊंगा नहीं कि वो दरबारी कवि कौन था, क्योंकि पीछे के लेक्चर में बता चुका हूँ, आप जाके एक बार देखिएगा। ये क्या है? गलत है। उत्तर मेरु के अवलोक में केंद्रीय प्रशासन नहीं भाई, ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो ये आपका हो गया। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही है, तो केवल एक ही सही है। दक्षिण भारत देखिए, केवल एक, केवल एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? अब कालिदास की रचना के बारे में पूछ रहा है, तो रचना के बारे में मैं पीछे बताया भी हूँ। अब इसमें आप देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत बार आप सुन चुके हैं, कालिदास की रचना है। मेघदूत के बारे में आपने सुन ही चुका है। कुमार संभव भी एक है, रघुवंश भी है, ये भी मैं आपको बताया था। पंचतंत्र नहीं है। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा था। पंचतंत्र का अनुवाद कई भाषाओं में किया गया बाद में, सबसे ज्यादा भाषाओं में पंचतंत्र का अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पंचतंत्र। क्वेश्चन नंबर 8, चोल शासन प्रणाली से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चोल काल के बारे में पूछ रहा है, यानी चोला, चेर चोल पांड्य, संगम संगम वाला। ठीक है, पहला, राजा सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। क्या ये सही है? चोल काल की ये विशेषता थी कि राजा शक्तिशाली होता था। भाई अगर राजा शक्तिशाली नहीं रहेगा तो कैसे श्रीलंका की विजय करेगा? कैसे साउथ ईस्ट एशिया की विजय करेगा? कैसे मालदीव पर नियंत्रण स्थापित करेगा? कैसे अरब सागर पर नियंत्रण स्थापित करेगा? शक्तिशाली रहेगा तभी तो स्थापित करेगा। तो ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहला क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा, राज्य को प्रांतों प्रांतों को वलनाडु और वलनाडु को गांव में विभाजित किया जाता था। ये भी सही है, प्रांतों को वलनाडु, वलनाडु गांव में। ग्राम प्रशासन चोलों की महत्वपूर्ण प्रशासन विशेषता थी। जाहिर सी बात है, उत्तर मेरू अभिलेख से पता चलता है। ग्राम प्रशासन जो है चोलों की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ये भी सही हो गया। चोलों की आय के प्रमुख साधन युद्ध से जीती हुई राशि होती थी। अब ये बताइए कि ये सही है कि गलत है? वीडियो पॉज करके सोचिएगा, फिर मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, तो चोलों की आय के प्रमुख साधन, प्रमुख साधन पूछ रहा है, आय के प्रमुख स्रोत। तो प्रमुख स्रोत तो ये नहीं था, युद्ध से जीती हुई राशि नहीं थी। प्रमुख स्रोत युद्ध से, प्रमुख स्रोत, हालांकि युद्ध से जीती हुई राशि भी होती थी, मिलता था, लेकिन ये उनका प्रमुख स्रोत नहीं था। तो प्रमुख स्रोत क्या होगा? प्रमुख स्रोत जैसे भूमि पर, भूमि से जो राजस्व प्राप्त होता, भूमि कर, ठीक, व्यापार कर, ये सब उनके प्रमुख स्रोत हुआ करते थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये गलत हो गया, यानी कि एक और दो सही है। ठीक, नहीं, एक, दो और तीन सही है, चौथा गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था। चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन द्वितीय, और उसकी राजधानी उत्तरी कर्नाटक में वातापी या बादामी थी। तो वातापी या बादामी के चालुक्य, इसी से तो मैंने आपको पूरा लेक्चर ही किया है कि वातापी या बादामी के चालुक्य, यही लिखा ही है मैंने। यानी कि उनकी राजधानी कहाँ थी? वातापी या बादामी या उत्तरी कर्नाटक। तो ये क्या हो गया? पुलकेशिन द्वितीय का ये क्या हो गया? सही हो गया। यह हर्षवर्धन का समकालीन तथा प्रतिद्वंदी था। ये भी सही है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय में एक युद्ध हुआ था नर्मदा के तट पे, जिसका जिक्र कहाँ मिलता है? सोचिए, किस दरबारी कवि ने लिखा था? जाके क्वेश्चन को दे, रवि कीर्ति। कौन दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने क्या लिखा? एहोल प्रशस्ति। और उसी एहोल प्रशस्ति में इस युद्ध की जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो समकालीन और प्रतिद्वंदी तो था ही। ठीक,
तो कौन सा सत्य है? तो एक एक और दो दोनों सत्य है। 10, उत्तर भारत के त्रिदलीय संघर्ष में कौन से राज्य सम्मिलित थे? ये तो एकदम आसान है। त्रिदलीय संघर्ष, ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष, ये है। ठीक। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हुआ था? सोचिए, कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। कन्नौज पर ही क्यों? क्योंकि कन्नौज से व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। कन्नौज उस समय का बहुत समृद्धशाली नगर हुआ करता था। तो त्रिपक्षी में कौन कौन था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार। चोल तो नहीं है भाई। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया? एक, दो और चार, यानी कि ये डी ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं कि इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक। और भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो आप चैनल पे कमेंट करिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आपको करने के लिए। ठीक। और तैयारी पूरे मन से, पूरे लगन से करिए। देखिए, तैयारी में एक चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे जरूरी है आपकी रेगुलरिटी। पढ़िए केवल 3 ही घंटा, 4 ही घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलरिटी सबसे जरूरी है। क्योंकि रेगुलरिटी ही हम लोगों से नहीं हो पाती है। सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम, कोई भी एग्जाम निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, एग्जाम निकालना कोई रॉकेट साइंस है। बस आपको एक कंसिस्टेंसी से, एक रेगुलरिटी से डेली का 4 घंटे 5 घंटे केवल आप निकाल लीजिए, और डेली 4 घंटे 5 घंटे एकदम मन से पढ़िए। इतना गारंटी मैं देता हूं कि इस देश में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो 4 घंटे 5 घंटे डेली पढ़ने से न निकले। ठीक है, सारा एग्जाम आप निकाल सकते हैं। अच्छा, ये भी नहीं करना है कि अब एकदम, कुछ लोग कहते हैं कि 20-20 घंटा में, अरे 20 घंटा कैसे पढ़ेंगे भाई? 24 घंटे का दिन रात होता है, 20 घंटा कैसे पढ़ लेंगे? कोई कहता 15 घंटा। 15 घंटा एक बहुत रेयर केस हो गया। 15 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8 घंटा, 6 से 8 घंटा आदमी सोता ही है, वही निकाल दीजिए। इसके बाद फिर अपने जो डेली की क्रियाएं वो करता है, तो ये तमाम चीजें हैं। तो 5 घंटे, अगर सही कहिए तो 4 से लेके 6 घंटे जो होता है, यही पढ़ने का। 6 घंटे तक अगर आप पढ़ लेंगे, 4 से 6 घंटे, तो वो भी रेगुलर, कोई भी एग्जाम ऐसा है जो ना निकले। ठीक, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, रेलवे हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।